उनकी वजह से रोड पे घटना हुई है। इन सभी पहलों को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। सरकार के अंदर दुख था तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के। चोरी भी और सीना चोरी भी, यह हर व्यक्ति जानता है उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे। इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ, उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जानलेवा बाबा कब तक बचेगा और कौन है जो बाबा को बचा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई हाथरस में, जहां 120 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहां तक कि अभी बाबा के नाम पर FIR भी नहीं दर्ज की गई है। इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जानलेवा बाबा कब तक बचेगा और कौन है जो इसकी सरपरस्ती में बाबा बच रहा है, और बाबा के जो सेवादार हैं, जिनका नाम आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, वो सेवादार भी फरार हैं। उनके फोन भी स्विच ऑफ है, उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा के सत्संग में हादसा हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस हादसे का जिम्मेदार एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके फोन बंद हैं और वो फरार हैं। वहीं बाबा सूरजपाल के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में कमान संभाल ली है और घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक लोगों से मुलाकात कर स्थिति को समझ रहे हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया कि बाबा के सेवादारों की गलती से इतने लोगों की जान गई है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाबा सूरजपाल को राजनीतिक संरक्षण होने की बात भी कही है और उस कनेक्शन को जल्दी ढूंढ निकालने का भरोसा दिया है। लेकिन हाथरस के गुनहगार अभी तक फरार हैं। पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे हैं। आज महाभारत में बाबा की क्राइम कुंडली से लेकर राजनीतिक कनेक्शन की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के ठाठ क्या है और किस ठाठ के साथ ये बाबा लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये बाबा कभी कोई चढ़ावा नहीं लेता था और यही वजह है, चढ़ावा नहीं लेने की वजह से ही लोग बहुत बड़ी संख्या में इसके पास आते थे। ये अपने आप को दलित और वंचितों का मसीहा कहता था और इसीलिए इस तबके के लोग सबसे ज्यादा इसके पास आते थे और महिलाएं कुछ ज्यादा ही इस बाबा से प्रभावित थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बाबा के बड़े बड़े आश्रम में, ये बाबा का ठाठ आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके बड़े बड़े आश्रम है। एटा के गांव में 30 एकड़ में इस बाबा का आश्रम फैला हुआ है। ये जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, कुछ यही ठाठ है इस बाबा के। हजारों लोगों की वर्दीधारी खुद की फौज अपनी सुरक्षा के लिए इस बाबा ने बना रखी है। प्राइवेट आर्मी को नारायणी सेना कहता है और जो लोग इसको जानते हैं वो कहते हैं कि पिंक आर्मी और ब्लैक आर्मी के नाम से भी अपनी सेना को ये बाबा पुकारता है। 12,000 सेवादार बाबा के उस दिन हाथरस में तैनात थे, जिन पर सीधे सीधे बदसलूकी का आरोप लग रहा है। कोट पैंट टाई पहने मॉडर्न लुक में ये बाबा रहता है। मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त, कोई भगवादारी बाबा नहीं है ये, बल्कि ये कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के, ठाठ के साथ सोफे पर बैठता है और लोगों को सत्संग की बात कहता है, प्रवचन की बात कहता है। भगवा नहीं, सफेद 3-piece सूट इसने पहना हुआ है, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। यही ठाठ, यही अंदाज है इस बाबा के। महंगे चश्मे, बेशकीमती घड़ी ये बाबा पहनता है और इसके पास संपत्ति भी अकूत है और उसकी भी अब जांच की जानी चाहिए, आखिर संपत्ति आई कहां से है। करोड़ों की लग्जरी कारों का ये मालिक है और अब आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगी मैं कि बाबा के पास कौन कौन से लग्जरी गाड़ियां हैं, क्योंकि ये बाबा किसी राजा की तरह सिंहासन पर बैठता है। जो तस्वीर इसके सामने आई है कल की, जब ये बाबा सत्संग के नाम पे लोगों को प्रवचन दे रहा था, दरअसल उस वक्त की जो तस्वीर आई है, आप देख सकते हैं कि कैसे सोफे पर आराम से ये बाबा बैठा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में लोग गर्मी में तड़प रहे हैं, गर्मी में परेशान है। यही वजह बताई जा रही है उस उलझन की जिससे लोगों की जान गई है। अब मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, देखिए कि ये वो जगह है, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो है जिस जगह पर ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं जब ये बाबा यहाँ से निकल रहा होता है उस वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां तक आपकी नजर जा रही है, इस कोने से लेकर
पूरा यहाँ तक बिल्कुल पीछे पीछे लोग इसके भागते जा रहे हैं। दीवानगी सी है लोगों में इस बाबा के लिए, आप देख सकते हैं। और अब आपको आश्रम की तस्वीर दिखा रही हूँ, ये वो आश्रम है बाबा का। हालांकि ये मैं एक आश्रम का वीडियो आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे ही उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे ऐसे ही बाबा के आश्रम है। आप देख सकते हैं ये बाबा है, ये लोगों को सत्संग का ज्ञान देते हैं, ये लोगों को कहते हैं कि क्या साथ लाए हो और क्या साथ लेकर जाओगे। लेकिन अपनी कितनी अकूत संपत्ति इस बाबा ने बना ली है, ये आपको मैं दिखा रही हूं। ये मैंने आपको बाहर का वीडियो दिखाया है इस आश्रम के, कि बाहर की जो बिल्डिंग बनी हुई है इस आश्रम की वो कैसी है। अब जरा भीतर की तस्वीर देखिए। अजय दुबे मेरे सहयोगी ने आश्रम के अंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, आपको कोना कोना दिखा रहे हैं कि कैसे राजा की तरह ये बाबा रहता था। कि ये स्टोर रूम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्टोर रूम में पोस्टर्स रखे हैं, सामान तमाम जो उस कार्यक्रम का रखा हुआ है वो रखा हुआ है। और इस पोस्टर्स के अलावा ये कमरा खाली है, देखिए यहाँ बिस्तर बिछे हुए हैं, सामान रखा हुआ है। जो इनके सेवादार हैं उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, पोस्टर हर जगह आपको बाबा का दिखाई देगा। कमरे में उनके जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ साहित्य, उनसे जुड़ा हुआ सामान है, ये बल्लियां रखी हैं जो कार्यक्रम होते हैं जहां वो लगती हैं वो हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो ये पोस्टर्स रखे हैं, पढ़िए, ये इनका स्टोर रूम में रखा हुआ सामान है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये हर जगह लिखा हुआ है। आश्रम के दरवाजे पे मुख्य लिखा हुआ है, मानव धर्म सत्य था और रहेगा। और ये बाबा बना कैसे, ये तो हम सुबह से आपको बता रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है इसके बारे में कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करता था और उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में काम करता था ये बाबा। और इसीलिए ये बाबा जो है इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हुए, या तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं इसे निकाल दिया गया था, और जो इसके सेवादार है, इससे जुड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा ने खुद नौकरी छोड़ी थी। लेकिन बाबा की क्राइम कुंडली क्या है, क्योंकि जब इसने पुलिस छोड़ी उत्तर प्रदेश की तो इस पर कई आरोप भी लगे थे। दरअसल बाबा की क्राइम कुंडली में बाबा नारायण साकार हरि जेल जा चुका है और इस पर आरोप क्या था, यौन शोषण का। यौन शोषण के आरोप में 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते यौन शोषण का आरोपी है ये शख्स जेल जा चुका है। यौन शोषण का आरोप है, पुलिस ने बर्खास्त इसे कर दिया था, फिर यह जेल गया। हालांकि इसके करीबी कहते हैं कि बाबा ने खुद नौकरी छोड़ी थी। जेल से बाहर आया तो इसने अपनी पहचान ही बदल ली है। जेल से बाहर आके इस बाबा का यह दावा था कि इसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और उसके बाद भगवान से इसका साक्षात्कार हो गया और उसी साक्षात्कार का हवाला देकर लोगों को सत्संग की बात कहता था। ये एटा से ठिकाना बदलकर मैनपुरी में ये रहने लगा बाबा, जिसका नाम सूरजपाल बताया जा रहा है। गांव की प्रॉपर्टी आश्रम के नाम इस शख्स ने कर दी और इसके कई आश्रम है, मैं लगातार आपको बता रही हूं। क्या ठाठ है इस बाबा के और कैसी क्राइम कुंडली है इस बाबा की, ये बता रहे हैं आपको। सिपाही था और श्रद्धालुओं को आईबी का अपने बारे में बताया कि ये वहां की इंटेलिजेंस में था पुलिस की, लेकिन ये वैसे वहां पर सिपाही था और उसी सिपाही पद पर रहते हुए यौन शोषण के कई आरोप लगे थे। 121 लोगों की मौत का जवाबदेह बाबा अभी फरार है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसीलिए सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस से, हाथरस पुलिस से भी पूछे जा रहे हैं। एफआईआर में ना ही बाबा का नाम है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस से, हाथरस पुलिस से ये सवाल उठ रहा है कि क्या हाथरस पुलिस ने इस बाबा को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि बाबा उसके आश्रम के बाहर बैठी हुई है, लेकिन कोई बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकता है क्योंकि बाबा के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है और पुलिस भी क्लीन चिट देने को तैयार है। आज इसी पर बात करेंगे कि कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है बाबा को और किसकी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश दंग है, बदइंतजामी प्रचंड है, हाथरस में मौत से जंग है, चारों तरफ चित्कार मची है। 121 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, हाहाकार मचा है। जानलेवा बाबा के सत्संग में करीब 2 लाख लोग थे, हजारों के पास स्मार्टफोन थे, मगर भगदड़ का कोई सबूत नहीं है। हादसे से पहले और बाद के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। सत्संग के वक्त भक्त झूम रहे थे, सत्संग के बाद मातम में रो रहे थे। लेकिन जब भगदड़ मची, सेवादारों के सामने जब लोग एक दूसरे को रौंद कर निकले, तब की कोई निशानी सामने नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? भगदड़ का वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, इसीलिए सवाल और गहरे हो रहे हैं। सीएम योगी खुद साजिश की आशंका जता चुके हैं, सेवादारों को ही मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं।
पीड़ितों का अस्पताल में हाल जानने के बाद योगी ने बड़ा बयान दिया है। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। क्या बाबा के हजारों सेवादार कुछ छिपा रहे हैं या फिर वीडियो सबूत दफना दिए गए हैं? क्योंकि लोग तो हादसे की पूरी गवाही दे रहे हैं। दर्द ही मच गई थी, सिगरेट फैनी पूरे उसमें होकर ग्राउंड में होकर निकल रहे थे लोग। लोग एक दूसरे पर गिरते गए, जो तस्वीरें आ रही थी लोग गिरते गए और देखिए पानी भी है, कीचड़ भी है, उसकी वजह से भी सफोकेशन हो गया, पैर फिसला लोगों नहीं पैर तो नहीं फिसला, पानी तो नहीं था ऐसा, केवल भीड़ में भगदड़ होने के कारण ही लोग एक दूसरे के ऊपर होते चले गए, गिरते चले गए। जो नीचे दब गया वो दब गया। एक बंदे के ऊपर 100 लोग उतर रहे हैं तो मरेगा ही बंदा, बचा कहाँ से। लेकिन बाबा की कमी रही है, बाबा यहाँ से आए थे वहीं चले जाते, लेकिन उन्होंने दर्शन के चक्कर में आए थे, उस चक्कर में जुलूस। बाबा की अपनी सिक्योरिटी है, पिंक कलर की आर्मी है और 3 से 3,500 लोग रहते हैं। जी 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 जी। और उनकी संख्या ये लगभग में हम बता रहे हैं 18,000 भी हो सकती है। यहाँ हमारे गांव फुलरई से और सीधा सिकंदराव तक और इधर टोली खासा वर्चस्व है। जी जी जी। बाबा का अपनी खुद की सिक्योरिटी है, मतलब वो लोग उनके सिक्योरिटी है। 2 दिन पहले आके पंचौराहे वगैरह पे उनके सेवादार खड़े हुए थे। साजिश की आशंका है। शक की सुई सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि पर है, लेकिन वो फरार है। ये पूरा सवाल है तो तकरीबन तस्दीक हालातों को देखते हुए मैं कर दूं कि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में ही मौजूद है। जरा इस आश्रम के दरवाजे को देखिए, दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को देखिए और गाड़ी के साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको देखिए। यहाँ पर जिस तरीके से सजावट की गई है कल के दिन के लिए, बाबा यहाँ पहुंचे थे और फिर पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद। देखिए कैसे यहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल उनकी बनाए गए, यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली है। इस इलाके को सजाया गया, इस गलियारे को देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है। जैसे कोई जब हम देखते हैं कि कोई कारप्रवेश पड़ता है, फंक्शन पड़ता है तो इस तरीके से सजाया जाता है। बाबा के स्वागत की तैयारी थी, घटना वहां पे होती है, बाबा यहां पे पहुंचते हैं, सेवादार इस बात की तस्दीक करते हैं। जिस स्वयंभू भोले बाबा की सत्संग में हजारों लोग पहुंचे, 121 लोग मारे गए, वो सामने नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि मैनपुरी के आश्रम में छिपा है। उस घटनाक्रम से पहले ही, उससे पहले सब भीड़ भाड़ में रफ्तार। देखिए पंडाल के अपोजिट साइड में हादसा हुआ है। जी जी। तो यहाँ आ गए थे बाबा जी पहले, अभी कहाँ हैं? आश्रम के अंदर है कि बाहर है? प्रवास सवेरे ही मिलेंगे। जब आप मन बनाओगे, स्मरण करोगे तब मिल जाएंगे। नहीं बाबा जी हमको मिले, पूरा कैंपस खुला कैंपस है। बैठे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले आप लोग? सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं। अच्छा सर, उनके जो समर्थक बाहर बैठे हैं, अनुयायी हैं, वो लोग कह रहे हैं 2:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। किसी को करे वो आप जानो, वो जाने। मैनपुरी का जिक्र है तो बाबा के फाइल में अखिलेश का भी फोटो है। जनवरी 2023 में अखिलेश यादव ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई थी, लेकिन अब हादसे के बाद सरकार को घेर रहे हैं तो योगी ने कह दिया सबका पर्चा खोलेंगे। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? देखिए कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है
कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। सियासत के पन्ने हर घटना पर खुलने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मगर जांच रिपोर्ट और जिम्मेदारी की बातें होती हैं। कार्रवाई करने वाला प्रशासन तो अपनी ही लापरवाही छिपाने में लगा रहता है। यही हुआ हाथरस में, जहां न भीड़ संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस थी, न घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस, न अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर। रही सही कसर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर में बाबा का नाम न डालकर कर दी? क्या ये बाबा को क्लीन चिट है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई होगी? इस पर आज की महाभारत। तो बाबा की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है, बाबा के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। हालांकि अभी तक सवाल यह है कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों तक पुलिस कैसे नहीं पहुंची है। आखिर कौन लोग हैं और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? जिस राजनीतिक रसूख का जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया है, आखिर कौन है वो राजनीतिक शख्स? हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन सब बता दिया आज मुख्यमंत्री ने। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सहयोगी भी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से हैं, उनका भी रुख करूंगी। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं राजेश जी, साथ ही इसके अलावा विधायक भी हैं मथुरा से राजेश जी। इसके अलावा रंजन द्विवेदी साहब है, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नाहिद लारी खान है लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। और मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप सबके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सृष्टि, प्रगति और कोमल और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ये सभी लोग, सृष्टि, प्रगति और कोमल, सुबह से लगातार हाथरस से आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और लोमस इस वक्त नोएडा से जुड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि नोएडा में भी बाबा के एक आश्रम के बारे में जानकारी मिली है। पहले सृष्टि का रुख करती हूं। सृष्टि, आप इस वक्त अस्पताल के बाहर हैं, क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल अनामिका, देखिए आप लगातार कल से देख रही हैं कि यहाँ पर अधिकारियों का, मंत्रियों का, मंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, उनके 2 मंत्री रात से कैंप कर रहे थे, लेकिन अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे हुए हैं और ऊपर जो घायल हैं, मरीज हैं, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहीं से वो भीतर जाहिर है दाखिल हुए हैं और यहीं से बाहर निकलेंगे, तब मीडिया से मुखातिब होंगे और बातचीत भी करेंगे। तो सिलसिला नेताओं का, मंत्रियों का पहुंचने का यहाँ लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, घायलों से बातचीत की थी। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी यहां पहुंची हुई थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 99% जो जाने गई हैं वो महिलाओं की इस पूरे मामले में यहां पर गई हैं और उसके बाद उनकी ओर से भी यहां आकर कई सवाल यहां पर खड़े किए गए जो बाबा को लेकर उठ रहे हैं। जैसा आप लगातार हम रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो बाबा कहां हैं, जो उनके भक्त भी रहे हैं लंबे समय से, वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतने सारे भक्त पहुंचे उनके दर्शन करने के लिए और उनकी पैरों की धूल लेने के लिए भागे तो यह हादसा हुआ और बाबा खुद लापता। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये, सृष्टि वापस लौटेंगे आपके पास, प्रगति, क्योंकि आप ट्रॉमा सेंटर पे हैं, तो मैं कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछूंगी कि इस कौन बचा रहा है, कौन नहीं बचा रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि जो परिजन वहां पर आ रहे हैं, क्या उनको अपनों के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि वो कहां पर हैं, क्या स्थिति है उनकी? जो लोग वहां पर आ रहे हैं, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? वो क्या बता रहे हैं, घर से लोग कब निकले थे, क्या बताकर निकले थे, इसके पहले बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, देखिए जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जानकारी मिल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि उनके जो अपने वहाँ पर पहुँचे थे वो कहाँ गए। अभी मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि अंदर, जैसे कि मेरी सहयोगी सृष्टि बता रही थी, लगातार मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे और जो जिम्मेदारी उन्होंने दोनों मंत्रियों को दी थी वो लोग भी यहाँ पर आए। इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची। अभी अंदर डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और उनकी राह सब मीडिया कर्मी देख रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। आपने सवाल पूछा यहाँ पर कि यहाँ जानकारी मिल रही है कि नहीं, जानकारी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनके अपने जो इस सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे उनका हुआ क्या है, वो जिंदा भी है कि नहीं। हालांकि वो यहाँ पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतोष कोशिश करिएगा कि आप दिखा पाएं कितनी भीड़ है यहाँ पर, कैसे पता करें, इतने सारे लोग मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जानने की। और इसीलिए प्रगति कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, हम वो
भी लगातार बता रहे हैं कि अगर आपको अपनों के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसपास के जिलों से आए थे और आज मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि कुछ लोग दूसरे राज्यों से भी आए थे, उनको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। जल्दी से मैं कोमल का रुख कर लेती हूँ। कोमल, जहां पर आयोजन किया गया था वहां पर इस वक्त आप हैं, लापरवाही हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बाबा की सुरक्षा के लिए तो उनकी आर्मी है, लेकिन जो लोग वहां गए थे उनकी सुरक्षा का क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले हमने चश्मदीद से भी बात की थी, वो भी बता रहे थे कि जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो कुछ सुरक्षा के कुछ भी इंतजाम नहीं होते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ से कल गुजर रहे थे और बता रहे कि बाहरी ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ था, 3-4 किलोमीटर का ट्रैफिक लगा हुआ था। प्रशासन की कोई टीम नहीं थी। कोई टीम नहीं थी हमारा, नहीं कोई टीम नहीं थी। क्या मंशा था? एक्चुअली जब मैं यहाँ से 7:30-8 बजे निकल रहा था तो पूरा अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर तक जो हम गाड़ी से थे तो टोटल रोड को कैप्चर किया हुआ था। सारी बसेस थी और क्राउड इतना था कि लोग, देखिए क्राउड काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पे धक्का मुक्की हो जाती है। तस्वीरें काफी भयावह थी, मंजर काफी भयावह था। बाबा जब निकल के जाते हैं तो बहुत तंगड़ी भीड़ थी। निकल के जैसे ही जाते हैं तो लोगों की चीख पुकार की आवाज़ आती है। लोग मरे हुए पड़े थे, हम लोगों ने निकालने के बाद हॉस्पिटल लेके गए। एक बच्ची को तो मैं गोद में लेके गया, वो जिंदा गई यहाँ से। और ट्रामा सेंटर की अगर सुविधाएं उपलब्ध होती सही से तो वो बच्ची बच जाती। ठीक है, तो सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन और सबसे बड़ा, उससे बड़ा सवाल आयोजकों पर है, जिन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली और ये दावा किया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए। तो लोमस, जल्दी से आपके पास आ रही हूं। आप नोएडा में उस जगह मौजूद हैं जहां बाबा का एक और आश्रम है, क्या दिखा पाएंगे वहां से अभी आप? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको एक आश्रम और दिखाना चाहता हूं उसी बाबा की, जिसके कारण से 121 लोगों की जान गई। ये देख सकते हैं, अभी नोएडा में मैं मौजूद हूं और ये वही आश्रम है जहां पर बाबा के जो भक्त हैं वो इकट्ठा होते हैं, संडे को इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना भी की जाती है। और साफ तौर पे यहाँ पे एक जगह भी मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे बाबा के आश्रम का बोर्ड लगा था, लेकिन जो यहाँ पे केयर टेकर होता है उसके द्वारा हटा दिया गया और यहाँ पे उसके निशान यहाँ पे बने हुए हैं और वो बोर्ड निकाल करके जो ये स्टील नुमा गेट है उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये ना मालूम चल पाए कि ये बाबा का दूसरा आश्रम है और बाबा के द्वारा यहाँ इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि थोड़ा अंदर दिखाएं तस्वीरें। वो अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गेट पूरी तरीके से बंद है और बहुत बड़ा गेट है, जिसके कारण से तस्वीरें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये आश्रम को हर बार की तरह साफ किया जाता है और यहाँ पे संडे को पूजा अर्चना, बाबा की पूजा अर्चना उनके भक्त करते हैं। इतने पूरी तरीके से उनकी भक्ति में अनभक्त हो गए हैं। जैसे आपने देखा कि हाथरस में हादसा हुआ और उसी प्रकार से वो हादसे देश में कहीं भी हो सकते हैं और उसको लेकर के लगातार ही जहां पे यूपी पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है। यूपी पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द बाबा को पकड़ लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पाखंडी बाबा कहां है, जिसके कारण से 121 लोगों की जान गई। बिल्कुल, और उस लापरवाह शख्स के खिलाफ, जिसकी लापरवाही है, उसके खिलाफ कड़ी और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं। धन्यवाद लोमस, सृष्टि, प्रगति और कोमल, आपका आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब मैं मेहमानों का रुख करूंगी। डीजीपी सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लूंगी। मैंने पूरी क्राइम कुंडली बाबा की बता दी। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश पुलिस में था, लोगों को बताता है कि मैं आईबी में था, वो बाहर निकलता है जेल से, जिस पर कई मामले दर्ज, बाहर निकलता है, कहता है मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सीधे ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। लोग भरोसा कर लेते हैं उस पर और उसी भरोसे का नतीजा हमने कल देखा। आपका कहना बिल्कुल सही है और ये जो व्यवस्था हमारी है इसमें कई स्तरों पर चेंज करने की ज़रूरत है। यौन शोषण के मामले में 5 मामलों में जो आदमी पकड़ा गया है उस पर मुकदमा चल रहा है, तो उस आदमी का मुकदमा क्यों नहीं फौरन किया गया उसको? देखिए आज की तारीख क्या हो गया है, प्रोसिक्यूशन जो है उसको देखने वाला कोई नहीं है। पहले प्रोसिक्यूशन अभियोजन पुलिस के अंडर में था, 1973 में सीआरपीसी में चेंज हुआ और डीएम के अंडर में आ गया। वो ठीक हुआ वैसे, पर यह है कि डीएम साहब के पास इतना काम होता है कि कोई व्यवस्था खोजनी पड़ेगी कि प्रोसिक्यूशन को कायदे से किया जाए और एक जो यौन शोषण के मामले हैं, माफिया के मामले हैं, गुंडे हैं, उनका अलग से अनुश्रवण किया जाए। अगर ये उसको अब तक सजा हो गई होती तो निश्चित तौर पर ये आयोजन हो ही नहीं पाता। लेकिन सर, उस बाबा को बचाने के आरोप पुलिस पर ही लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस उसे क्लीन चिट दे रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। मैनपुरी में बाबा के घर के बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है अंदर। आप ठीक कह रही हैं। हाँ। अभी ये तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। हाँ। कोई क्लीन चिट की बात नहीं है
और देखिए बाबा का सबसे बड़ा कसूर क्या है? वैसे कहा जाए तो चला गया जब वो वहां से, उसके बाद लोग चढ़ रज ले रहे थे, धूल ले रहे थे। बाबा का दोष ये है कि जब 80,000 की बजाय 2.5 लाख लोग आ गए वहां पर, तो उसका ये जिम्मेदारी थी, उसका उत्तरदायित्व था कि वो मंच पे खड़े होकर धीरे धीरे क्राउड को डिस्पर्स करता, क्योंकि 2.5 लाख लोग किसी की नहीं सुनते, लेकिन बाबा की सुनते वो। और ये जिम्मेदारी का काम ये होता है कि पहले बाबा धीरे को सबको वहां से रवाना कराता और उसके बाद जाता। तो ये जो चूक है, लापरवाही है, इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और निश्चित तौर पर ये जांच में आएगा और इसके खिलाफ इससे भी कार्रवाई होगी। ठीक है राजेश जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है और जिसका भी कनेक्शन सामने आएगा, भरोसा देता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं ना सर, कि इतना बड़ा आयोजन होता है और ये दावा किया जा रहा है कि 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे वहां पर हुए और उनके लिए कितने लोग मौजूद थे वहां पर? केवल 40 पुलिसकर्मी। मतलब आपको लगता है कि अगर 80,000 भी है तो भी 40 एनफ है और अगर 2 लाख है तो भी 40 एनफ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा दुख व्यक्त करूंगा उन दिवंगत आत्माओं के, जिन्होंने अपने प्राण इस पूरे घटनाक्रम में गंवा दिए। और जहां तक प्रशासन की बात करते हैं तो उन्होंने 80,000 के लिए परमिशन ली थी। प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी थी, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा, उससे दूर नहीं भागूंगा। पर आप ये देखिए कि 80,000 कहने के बाद 2.5 लाख लोग जिस जगह पे आ गए हो, तो एकदम से इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। और बाबा के जो कारिंदे, बाबा के जो सुरक्षा कर्मी, वो पुलिस को अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। इस तरह की एक आस्था का या भावना का या अपने स्वयं के नियमों का एक आडंबर राजेश जी, फिर तो सवाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं ना कि पुलिस इतनी कमजोर हो गई है। क्या हाथरस की पुलिस या मैनपुरी की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि बाबा के सेवादार, बाबा की जो सेवा करते हैं, बाबा के साथ जो लगे हुए लोग हैं, वो इतने ज्यादा मजबूत है कि वो पुलिस को अंदर नहीं आने दे रहे हैं? देखिए, पुलिस इतना रसूख है उस बाबा का, उसके सेवादारों का। आस्था की आड़ में ये सब होता है। कि हमारी आस्था खराब हो जाएगी, हमारी श्रद्धा है भगवान, और वो तो लोग भगवान मानते हैं। और जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं इसमें ज्यादा है। आप ही कह रहे हैं कि 99% महिलाएं इससे प्रभावित हुई हैं। तो कम पढ़े लिखे लोगों को बहला फुसला करके ये पाखंड करने वाले लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ये प्रशासन को भी धोखे में रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी दोषी होगा उस दोषी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जांच कमेटी बना दी है, उसमें रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। वो जो रिपोर्ट देगी, FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज में पुलिस अपना काम कर रही है, जिसमें जो भी दोषी होगा उसको सबको। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आ रही हूँ सर, रुकिए, आ रही हूँ। मथुरा के भी कई लोग वहां पर गए थे जिनकी जान गई है, मैं बात करूंगी, क्योंकि ये हादसा ऐसा है, कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है, या मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त है वो इस बात पर सहमत होंगे कि कम से कम मिलजुल कर काम कीजिए। किस स्तर पर लापरवाही हुई है उसकी जांच कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। नाहिद लारी खान, आपके नेता की एक तस्वीर सामने आई है, 2023 जनवरी की तस्वीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण है, और फिर आपके ही नेता सबसे पहले राजनीति करते हैं, कहते हैं कि सरकार की लापरवाही है। कम से कम इस मुद्दे पर तो राजनीति से दूर रहिए, और आपके ही नेता वहां दिखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों और घायलों के साथ, देखिए बहुत ही दुखद घटना, और इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। अभी आप तस्वीर की बात कर रही हैं, तो वो तो मोदी जी की, माननीय मोदी जी की तस्वीर जो है विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के साथ है, उनके चरणों पे बैठे हुए हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या हम कहें कि आसाराम बापू मोदी जी के गुरु और भाजपा के गुरु, भाजपा के अनेक नेताओं के तस्वीरें, बड़े बड़े नेताओं की भी तस्वीर है आसाराम बापू के साथ। तो इस तरह की घटिया बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, और योगी जी इधर उधर की बात ना करें, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। ये सरकार का फेलियर है। देखिए, आप ये समझिए, जहाँ 25-50 हजार की भी भीड़ होती है, वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो देखभाल करे। अब प्रशासन का मतलब, देखिए मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करी थी। सर, मैंने पहले ही कहा सर, ये डिबेट का विषय नहीं है। अगर डिबेट का विषय होता तो मैं 4 नेताओं को और साथ में अपने गेस्ट के रूप में बैठाती और डिबेट करती इस पर। ये डिबेट का विषय नहीं है राजेश जी, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं कह रही हूँ, बल्कि हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारी टीम भी वहां पर इसीलिए मौजूद है कि कम से कम लोगों से बात कर सके, जिनके अपने नहीं मिल पा रहे हैं उनको मिलवा सके। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं पूरी। नाहिद जी। हेलो जी, नाहिद जी कहिए। जी,
देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि प्रशासन का मतलब होता है सरकार, तो स्पष्ट है कि सरकार का फेलियर है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि प्रशासन का जब बड़ी चूक है प्रशासन की। आप ये समझिए कि अभी चुनाव हुए, मोदी जी आते रहे यूपी लोकसभा चुनाव में, उनके सभाओं में बहुत भीड़ नहीं होती थी, 5,000 लोगों की भीड़ होती थी, तो सैकड़ों पुलिसकर्मी खड़े रहते थे। यहाँ 2.5 लाख लोग आ गए, और आपका चैनल अभी खुद बता रहा है कि सवेरे 7 बजे से लोग आए, अचानक नहीं आए, सवेरे 7 बजे से लोग आ रहे थे और 2.5 लाख लोग आ गए। और ये विभिन्न मार्गों से आए होंगे, पैरिस से उत्तर नहीं आए ये 2.5 लाख लोग, विभिन्न रास्तों विभिन्न मार्गों से आए होंगे, रास्ते में चौकी पड़ी होगी, खाना पड़े होंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार अंधी गूंगी बहरी है कि इनको नहीं दिखाई दे, लाखों की संख्या में भीड़ आ गई है? फिर तो नायब सर आप भी राजनीति कर रही हैं, फिर आप सरकार मैडम देखिए, हमारा काम है, हमारा आपका काम है कि जो दोषी है उसको सजा दिलाने के लिए काम कर सके, हम ये पता कर सके कम से कम कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है। कम से कम आप सरकार पर या आप मुख्यमंत्री पर या आप नेता पर एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए मैम। हम राजनीति करने को नहीं बैठे हैं आज। देखिए अनामिका मैम, राजनीति करने के लिए और दिन आएंगे, कर लेंगे उस पर बात कर लेंगे। नहीं, गलत बात ना करिए। देखिए, ये हम बीजेपी जैसे नहीं है कि हाउस में बैठकर इनके बड़े नेता मोदी जी पर किससे कहानी सुनाते रहे, देश और विकास की कोई बात नहीं। हम जनमानस की बात करते हैं, किससे कहानी नहीं सुना रहे, राजनीति नहीं कर रहे। ये तो किससे कहानी सुनाने वाली पार्टी, और हम तो ये तो जनमानस के मुद्दे उठाएंगे नहीं, हम तो जनमानस की जान माल सुरक्षा के मुद्दे उठाएंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि जनमानस के मुद्दे नहीं उठाते हैं। रुकिए नाइज रुकिए, राजेश जी रुकिए, चंद्रमोहन शर्मा भी कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ हैं। रुकिए सर, आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ, रुक जाइएगा। अरे अब ऐसे बात करेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस चीज का, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। मैं आप दोनों लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज राजनीति मत करिए इस मामले पर, अपनी बात रखिए और आप ये बताइए कि आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और ये कह रही हैं नाहिद लारी खान की कोई सरकार की ओर से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कल जब हादसा हुआ वो तभी ये पता चल गया था कि आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, हर बैठ पर गए हैं, सबसे मुलाकात की है। कम से कम प्रयासों को तो सराहिए और ये कहिए कि जो लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं कम से कम। देखिए अनामिका, इतना गंभीर मुद्दा है और जो आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच भी बोलना पड़ेगा। जो आंकड़े कहते हैं वो 130-40 कहते हैं और मेरा हिसाब है उससे कहीं ज्यादा देश की जो माता है, मातृशक्ति हैं, बहनें हैं जो गई हैं उसके अंदर। और एक माँ के जाने से आप जानेंगे कितना बड़ा परिवार बिखर जाता है, वो पूरा परिवार और उसकी कड़ियां बिखर जाती हैं। और इसके लिए भी अगर हम ये कहें कि हम सच को ना उजागर कर पाएं तो फिर तो निर्लज है हम लोग। आज विषय राजनीति का नहीं है, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन कई बार ऐसे हादसे होते हैं और हर बार हम बैठते हैं इस पे पीछे छुप क्यों जाते हैं। ये क्यों नहीं अभी तक FIR के अंदर उस झूठे अपने आप को भगवान कहने वाले व्यक्ति के नाम से FIR पुलिस क्यों नहीं लिख पा रही, और पुलिस ये क्यों कह रही है या ये क्यों एक पॉलिटिकल व्यक्ति कह रहा है कि इसके अंदर बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। नहीं है, पुलिस का कहना है कि किसी ने FIR करवाई ही नहीं है अब तक। मेरी अनामिका, मेरी बात को देखिए, बेसिक आप अपनी भावना रखिए, मैं अपनी भावना जरूर बोलूंगा। नहीं, मैं भावना नहीं रख रही हूँ, मेरी भावना सिर्फ उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। बेसिक कोई राजनीतिक भावना नहीं है। बेसिक प्रश्न क्या है? मेरी भी राजनीतिक भावना नहीं है। बेसिक प्रश्न ये उठता है, कितने बाबा हैं ऐसे, बहुत सारे, और कितनी बार ऐसी चीजें और कितनी बार हम लोगों ने डिबेट में बैठ के बोला है। आज बोलने के बाद फिर गल कर चल जाएंगे, कल के बाद डिबेट होनी बंद हो जाएगी। लेकिन इस पे अंकुश लगाने का तरीका क्या है? बेसिक प्रश्न ये है, हर बार अब आपने और हमने बोल दिया, हम टीवी में आ गए, बोल के चले गए, लेकिन जो 140 महिलाओं का परिवार जो चला गया उसका दर्द कौन सुनेगा? ना तो मुख्यमंत्री सुनेंगे, ना विपक्ष सुनेगा, ना पुलिस वाले सुनेंगे। तो उस पे जाने वाली बात फिर वही बात, फिर तो जाकर लोगों से हालचाल पे ले जाना चाहते हैं, मैं उस मोड पे नहीं जा रहा। हालचाल तो जाना कम से कम, मैं ये मांगना चाहता हूं सरकार से और कम प्रयासों को तो सराहिए। मैंने कहा कम से कम प्रयासों को तो सराहिए। ये लगाओ कि इस तरह के प्रोग्रामों को किसी भी तरीका से प्रशासन इतनी बड़ी परमिशन ना दे। 10 दिन से चल रहा था वो प्रोग्राम, उसकी तैयारी 10 दिन से हो रही है, मात्र 1 घंटा एक व्यक्ति बोलता है और 1 घंटे के अंदर इतना कद, क्या आज बना था वो कद उसका? ऐसे कितने लोग हैं, कितने उदाहरण निकलेंगे? फिर वही बात, छींटे हम पे भी जाएंगे, छींटे उन पे भी जाएंगी, फिर वही राजनीति हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि अगर हम आज यहां तक बैठे हैं तो अगर कोई हमारी बात सुनता है तो इन चीजों के ऊपर बहुत गंभीरता से संज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों के थ्रू जो मजहब का केंद्र बनकर लोगों की जाने जाती है उस पर अंकुश लगाने का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर FIR होनी चाहिए
क्योंकि अगर यही एक छोटा सा व्यक्ति होता और 10 बंदों का प्रोग्राम कर रहा होता, पुलिस सबसे पहले उसे पकड़ती। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं और राजेश जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी कि ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। इसके पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सूरजपाल के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। नहीं, मैं अभी की बात करूंगी सर, मैं पहले के बाबाओं की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जिन पर एक्शन हो चुका है या हो रहा है मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अभी 121 लोगों की जान गई है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है किसकी लापरवाही है। तो इतने कार्यक्रम इसके बाद राजेश जी होते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और आप खुद मथुरा से विधायक हैं, क्या किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाबा के प्रोग्राम्स में इस तरह की भीड़ होती है? अगर 80,000 की परमिशन लेते हैं तो लाखों लोग जुटते हैं। क्या लापरवाही LIU की थी? क्या लापरवाही पुलिस की थी? उस स्तर पर जांच करनी चाहिए जिस स्तर पर पुलिस की लापरवाही हुई है। और अगर इसके पहले ऐसे कार्यक्रम हुए हैं तो क्या किसी की नजर उस पर नहीं गई? देखिए, पहले जितने भी बाबा के कार्यक्रम हुए सब में भीड़ आती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसका आंकड़ा भी ठीक प्रशासन को दिया जाता था, उसी हिसाब से प्रशासन व्यवस्था करने का काम करता था। यहाँ 80,000 की परमिशन लेकर के 2.5 लाख के लगभग लोग वहां आते हैं, तो एक अफरा तफरी का माहौल इसलिए हो जाएगा। और प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा था वो तो आप जानती हैं क्या स्थिति थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि उसकी प्रॉपर जांच हो के, चाहे वो बाबा हो या बाबा के कारिंदे हो, चाहे उसके सेवादार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो इस बात की। और हम विश्वास दिलाते हैं, एक सेवादार नहीं है ना, कोई 12,000 FIR में नाम बाबा ने अपनी आर्मी बना रखी है। पुलिस के पैरेलल बाबा की एक आर्मी चल रही है जिसे पिंक आर्मी, ब्लैक आर्मी कहा जाता है। मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ऐसे फल फूल रहा है, उसका साम्राज्य इतना बढ़ रहा है, जिसकी अपनी आर्मी है, उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। उन आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर नहीं थी, लेकिन बाबा अपनी सुरक्षा के लिए 50 जगह आर्मी लेके चलते हैं। पुलिस के संज्ञान में ये मामला नहीं था। देखिए किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है, लापरवाह व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने लापरवाही की, निर्दोष लोगों की जिसमें जान चली गई, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और बहुत जल्दी जेल के सीटों के पीछे होंगे वो दोषी लोग। ठीक है, राजेश जी की आवाज थोड़ी कट रही है, मैं जनता का सुनाऊंगी। चेतन क्या कह रही है जनता? मैं सर से रिएक्शन ले रही हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए अब तक इस प्रकार के देश में तमाम हादसे हुए हैं, किसी भी हादसे में किसी को सजा मिली? कभी नहीं मिली। उसका कारण यह है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है ये पूर्णतः औपनिवेशिक है, कॉलोनियल है, और ये बनी ही इस तरह से है कि जो हमारे सरकारी कर्मी हैं वो बच जाएं। देखिए ये अभी होता क्या है, आदमी दरखास्त देता है SDM के यहाँ, SDM भेजता है CO के यहाँ, CO भेजता है SO के पास, फिर हल्का इंचार्ज के पास, वो रिपोर्ट देता है और फिर SDM परमिशन देता है। और आदमी कितना परेशान होता है सोचिए आप, और कहाँ कहाँ उसको कितनी जो है वो मशक्कत करनी पड़ती होगी। और बाद में जब अगर देखिए अगर 25 लोग आ जाएंगे, 25 सेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर आदमी बच जाएगा। अगर हम सीधा से ये बना दें कि भाई जिसको दिक्कत है वो थाने को दरखास्त दे, और थाना जो है वो अपने CO को लिख के दे, CO उसको परमिशन दे, और उसकी एक टेम्पलेट हो, पूरी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। अब SDM साहब का जो ऑर्डर है उसको आप स्टडी कीजिए, क्या उसमें कहा गया कि साहब इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है तो डॉक्टर होने चाहिए, ये आया कि साहब उसमें फायर ब्रिगेड होना चाहिए, ये उसमें आया कि सारा सवाल सर हम सुबह से लगातार उठा रहे हैं। 200 गज का 200 गज का एरिया है, उसको सेगमेंट में बांट के आप बैरिकेड कीजिए। 80,000, हम कहते हैं 40,000 लोग भी आते हैं अगर, और 1000 पुलिसकर्मी हैं, अगर आपने बैरिकेड नहीं किया है तो ये घटना होनी ही थी। सर बहुत कम समय में संक्षेप में जानना चाहूंगी, फिर मैं पब्लिक रिएक्शन लूंगी। एक बार मुझे ये बताइएगा, LIU फेलियर है आपको लगता है? नहीं, इंटेलिजेंस का फेलियर तो है, उससे बड़ा सिस्टम फेलियर है ये, कि ये परमिशन देने की एक टेम्पलेट होनी चाहिए ना। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो दोबारा ये खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, और फिर परमिशन दे दी जाएगी उसमें, लेकिन क्या उनको करनी चाहिए व्यवस्था, क्या होना चाहिए? परमिशन दोषी है या परमिशन इसका हल है? बेसिक ये है कि अगर किसी काम की अगर गलत नीति होती है, आयोजक पकड़ा जाता है, तो जो उसको करने वाला संयोजक है, जिसने वक्ता है, वक्ता कैसे बच जाएगा? क्या वक्ता जब अपने आप को इतनी बड़ा अहम पद बोलता है कि मैं भगवान हूं, मैं वक्ता हूं, उसको कैसे छोड़ दिया जाएगा? पहले उसे पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपने उस आयोजक पे हमेशा प्रेशर डाले
क्योंकि मेरे आने के बाद यह व्यवस्था बनाने के लिए आपको प्रशासन के साथ जुड़ना होगा। यहाँ पुलिस की पेपर दिख रही है, पुलिस कह रही है साहब हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आई है तो हम एक्शन ले कैसे? फिर तो ये अनामिका होता ही रहेगा। ये आज की चर्चा के बाद फिर वही होना है। मैं रंजन सर से इसको समझूंगी सर कि अगर एफआईआर नहीं है तो क्या हो सकता है। नाहिद लारी खान कह रही है सर, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं सर, 1 मिनट बस आ रही हूँ मैं, बस जरा सुना दूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर क्या रिएक्शन है लोगों का, इन बाबाओं को लेकर पब्लिक क्या कह रही है। हमारे सहयोगी लोगों के बीच गए हैं, उनसे बातचीत की है कि बाबाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और लापरवाह लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से खोला था? इसलिए ये सबरी में तो दुर्घटनाएं हुई है, बड़े बड़े वाहन उस जगह पर लगा दिए गए। पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। पुलिस प्रशासन सिकंदर राव वाले को ये जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। जो मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में हैं, जो बाहर मेहमान हैं, वो भी यही कह रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त वीडियो सामने आए हैं कल से आज तक, उनको देखकर रूह कांप रही है। किसी भी जगह पर किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, हम यही दुआ करते हैं। नाहिद लारी खान कुछ कह रही हैं? हाँ, अनामिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैम, साफ आ रही है। अच्छा देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप कह रही है कि योगी जी आए तो उसकी जो है सराहना करनी चाहिए। किस बात की सराहना करें? अभी आपके चैनल पर ही एक व्यक्ति बता रहे थे कि किस प्रकार से एक बच्ची को घायल थी, वो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, वो लेकर गए अस्पताल, उसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली, मेडिकल एड नहीं मिली बच्ची को और वो मर गई। तो ये अभी खुद आपके चैनल में बता, क्या इस बात को सराहें योगी जी को? 80,000 लोगों की अनुमति तो थी, उसकी तो परमिशन नहीं थी, लेकिन सिर्फ 40 पुलिसकर्मी मौजूद थे, ना वहाँ एम्बुलेंस थी, ना वहाँ अग्निशमन की व्यवस्था थी। तो क्या इस बात को सराहें? वहाँ पर जो घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया, ना वहाँ डॉक्टर थे, ना वहाँ ऑक्सीजन था, ना वहाँ दवाइयाँ थी। तो क्या इस बात को सराहें? और अगर योगी जी वाकई बहुत संवेदनशील थे तो कल ही पहुंच जाते वो। देखिए, इस तरह से डिबेट मैं नहीं कर सकती, मैं किसी को नहीं इंटरप्ट करूंगी। राजेश जी रुकिएगा, राजेश जी रुकिए। नाहिद जी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, सुनिए नाहिद जी, नाहिद लारी खान, राजेश जी रुकिए। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मैनपुरी, जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है, वहां पर ये बाबा फले फूले हैं। पहले एटा में थे और भाग के उसके बाद मैनपुरी चले गए, वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया है। किसके संरक्षण से फले फूले? क्या आज उन्होंने अपना घर बनाया है? आज उन्होंने अपना आश्रम बनाया है? ये तो सालों से चला आ रहा है। मैनपुरी किसका गढ़ कहा जाता है? बीजेपी, देखिए बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये बीजेपी एक गिरोह है। ये घटिया बातें करते हैं, महाभ्रष्टाचारियों, डकैतों और रेपिस्टों का गिरोह है। ये बड़ी जहरीली पार्टी, बीजेपी का मतलब है बड़ी जहरीली पार्टी। देखिए फिर जहर उगलना शुरू कर दिया मुझसे, जैसे ही मुंह खोलेंगे जहर उगलेंगे। देखिए, अगर आपने मुझे डिबेट पर बैठाया तो या तो कंट्रोल करिए अपने ये बीजेपी के प्रवक्ता को, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ूंगी। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर ये घटिया बातें बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती और आपके ही नेतृत्व में ये भूलापन है। उसको मत लड़िए सर, मत लड़िए, नहीं अच्छा लग रहा है सुन के ये आज मुझे, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग लड़े। बीजेपी क्या कह रही है मैं सपा को बता रही हूँ और सपा के नेता क्या कह रहे हैं बीजेपी सुन रही है। रुकिएगा, मैं वापस आ रही हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में भी मेहमान हैं, उनसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच अस्पताल में इलाज कर रहे घायलों और पीड़ितों से हमारे सहयोगी सृष्टि ने बातचीत की है। सुनिएगा वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों देखी, उन्होंने झेला है, वो बता रहे हैं क्या हुआ था इस वक्त वहां पर। वो उठे गई और तैसे ही पब्लिक भाज पड़ी, पब्लिक ही ऊपर तरा ऊपर गिर गई, हम तो भगदड़ हो गई। हाँ, एकदम भीड़ आई गई, भीड़ ही हम ऊपर तरा ऊपर, हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। आप भी उस सत्संग में थी? हाँ। आपके ऊपर भीड़ गिरी, आप कह रही हैं? कितने लोग आए थे आप लोग? हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई, तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सब गिर गई। भगदड़ वो सत्संग समाप्त होने के समय भगदड़ वो घर पे जाने के लिए कह रहे थे चलो चलो ऊपर, और नीचे गड्ढा था और वो पानी था, वो उसके भगदड़ के नीचे वो दौड़ धक्का बच्ची में वो लोग आ गए थे।
संजय सर, मैं बाहर जाऊं क्योंकि फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ अभी फिलहाल आपसे रिएक्शन लूंगी, फिर मैं चंद्रमोहन शर्मा भी कुछ कह रहे हैं उनसे बात करूंगी। आप अपनी बात अभी कुछ कह रहे थे, मुझे बता रहे थे वहां के बारे में कुछ फैक्ट्स की क्या और होना चाहिए था, और लापरवाही एक्चुअली किस स्तर पर हुई है, कौन से किस लेवल पर हुई है? देखिए, ये एक तो सिस्टम की लापरवाही है। क्यों नहीं अब तक जो है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है, एसओपी बने हुए हैं? क्यों नहीं प्रोटोकॉल बना है कि अगर ऐसी बात होती है तो ये कार्रवाई, मतलब कोई चेकलिस्ट है? कोई चेकलिस्ट नहीं है। तो जब तक इस प्रकार से व्यवस्था पूरी चेंज नहीं होगी, और एक सिंगल पॉइंट, अब तो जहां पुलिस कमिश्नर बन गया जहां पे, वहां पे सिंगल पॉइंट हो गया है कि कमिश्नर की जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी जगह भी अगर एसडीएम की जिम्मेदारी है, सीओ की जिम्मेदारी है, तो ऐसे जिम्मेदारी बढ़ती है तो फिर जो है किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। और आज ये हुआ है, ये शांत होगा, उसके जो है 50 दिन बाद कोई और हादसा होगा। तो जब तक कि एक व्यवस्था ऐसी हो कि सिंगल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, उसकी जिम्मेदारी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और कार्रवाई हो, तभी पूरा, और एसओपीज हो, तभी ठीक हो पाएगा। चंद्रमोहन शर्मा, जल्दी से अपनी बात। मेरा बड़ा गंभीर सवाल आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कि जो 140 से ज्यादा महिलाएं मरी हैं, उनके लिए क्या बिल्डोजर काम करेगा उस अपने आप को भगवान कहने वाले महाराज के लिए? अगर बीजेपी की नीति साफ है तो आज बिल्डोजर काम करे और देश तो फिर आप इसको धर्म में बांट रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप धर्म नहीं है। मैं हिंदू हूं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन बिल्डोजर की नीति का ये बहुत बड़ा रोल है। इस पर बुलडोजर सर, अगर मैंने कहा ना, अगर शिकायत दर्ज कराई जाएगी, एफआईआर होगी, इसको ये बांटने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे सवाल पूछ के फिर इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। करना चाहिए ना सर। मैं साफ क्लियर कह रहा हूं कि अपने आप को भगवान कहने वाले व्यक्ति के कारण धर्म के चश्मे से देख रहे हैं ना आप। कई बच्चे चले गए और उसके बाद हम वाद विवाद करते रहे। मतलब मैं तो कह रही हूं मत कीजिए, आप लोग कर रहे हैं। एक्शन मांग रहा हूं। मैं तो कह रही हूं मत कीजिए। आप किसी एक पार्टी, एक धर्म के लिए तो एक्शन कर देते हैं, तब आप सोचते हैं वही बात। तो आज क्या दिक्कत है? नहीं, धार्मिक एंगल मत दीजिए इस मामले को, कम से कम यहाँ तो तुष्टीकरण की राजनीति, यहाँ तो मत करिए ऐसा, यहाँ तो मत करिए। राजेश चौधरी जवाब दीजिएगा। 10 मौलवी सुधरेंगे, 10 कोई और धर्म के। राजेश चौधरी जवाब देंगे आपकी बात है। जिस भाषा को समाजवादी पार्टी बोल रही है, जिस भाषा को ये मान्यवर बोल रहे हैं, आज अनेक परिवार उजड़ गए, कितने के सर से उसी के एक्शन की तो बात आपसे राजेश जी पूछ रहे हैं। आपको आपने करा क्या है अभी? आप तो उस बाबा के नाम एफआईआर तक नहीं करने को तैयार। लोगों की हो सकती है, इस बात की कल्पना कर। अरे आपकी सरकार के अंदर उस बाबा के नाम एफआईआर होगी कि नहीं, मुझे आप ये बताइए। आपके पास कोई ऐसे तथ्य साक्ष्य आप ढूंढते रह जाएंगे और किसी एक आयोजक को पकड़ के खड़ा कर देंगे, फिर 10 दिन के बाद एक नया आयोजक आएगा, फिर प्रोग्राम होगा, फिर आप हम लोगों को बिठाओगे। तो आप एक नीति दिखाइए ना, क्या है नीति आपकी? ये अमानवीय घटना घटी है, उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है। ये तो बहुत पुराना से कांग्रेस ने भी कहा, बीजेपी ने भी कहा, सब पार्टियां कहती आ रही हैं। मैं तो एक्शन की बात कर रहा हूँ 140 महिलाओं के प्रति, इस परिवार के प्रति। एफआईआर तो कोई भी करा सकता है ना जाकर, अगर आपको लग रहा है कि बाबा गलत है, अगर आपको लगता है। नहीं तो सर, बाबा के नाम पर एफआईआर, बाबा के नाम पर एफआईआर अभी तक नहीं हुई है ना कि बाबा की लापरवाही है। इतने आदमियों की जाने के बाद मतलब बाबा पाक साहब निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं चौधरी साहब, मैं थोड़ा कानूनी ये है, ये प्रोफेशनल बात है ये कि एक घटना की एक ही एफआईआर होती है, उसके बाद तफ्तीश में और जिसकी गलती निकलती है उसको हम अक्यूज बनाते जाते हैं। सर वो कह रहे हैं पुलिस ने कोई एफआईआर अब तक बाबा के नाम पे दर्ज नहीं की है, तो पुलिस उन्हें कैसे अरेस्ट करेगी? एफआईआर नहीं, तो तफ्तीश करेगी, उसमें जो है जब एविडेंस आएगा अरेस्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी? अच्छा ठीक है। नाहिद लारी खान, बिना राजनीतिकरण किए, बिना आरोप लगाए मुझे बता दीजिए कि जो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कितना सही है, और जिस संरक्षण और जिस गढ़ की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या उस स्तर पर कोई कार्रवाई या फिर आप लोगों की ओर से कोई मांग सरकार से की जाएगी? देखिए वही हाथरस है जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से दलित बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया था भाजपा के गुंडों ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है और यूपी में जंगल राज है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये जंगल राज नहीं तो क्या है कि सरकार सोई हुई है, सरकार अंधी गूंगी बहरी है, जहां 80,000 के लोगों का प्रबंधन था। और इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। हाईकोर्ट भी गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस किस वक्त का इंतजार कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। लापरवाही सामने आने के बाद भी पुलिस कब गिरफ्तारी करेगी, कब लोगों पर एक्शन होगा, सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सबका जोड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही खबरें जारी हैं।